आज हमने स्टार्ट करना है पेपर नंबर 23 जो कि प्रोटोकॉल ऑफिसर का पेपर है सिविल सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान? सूरा यासीन को कहते हैं। एट द टाइम ऑफ द हिजरत मदीना मुआखात वाज कंक्लूडेड हु बिकेम द ब्रदर ऑफ हजरत अबू यूब अंसारी। हजरत अबू यूब अंसारी के घर पे ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मंथ स्टे भी किया था। और इनके जो भाई बने थे ये मदीना के रिहायशी थे। इनके जो भाई बने थे वो मक्का से हजरत मुसब बिन उमैर बने थे। फिर है विच वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ कैलिफ अब्दुल मालिक? हजरत अब्दुल मालिक जो थे अब्दुल मालिक बिन मरवान, इनके टाइम पे जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो अरेबिक थी। और ये उमैया डायनेस्टी के थे कैलिफ। इन्होंने इन्हें कहा जा इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने री एजर्टेड द उमैया डायनेस्टी, दोबारा से जो मॉडर्न डायनेस्टी शुरू की ना उमैया डायनेस्टी, वो इन्होंने स्टार्ट की है। इनके 4 बेटे भी आगे खलीफा बने। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो कौन से उमैया खलीफा थे जिनके 4 बेटे भी आगे खलीफा बने। तो ये अब्दुल मालिक बिन मरवान थे। और इन्होंने सिक्के बनवाए, सिक्कों पे अपनी पिक्चर बनवाई। और साथ में इन्होंने पोस्टल सर्विसेज का आगाज़ किया। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो है ना तरक्याती काम भी करवाए हुए हैं, इसीलिए इनको इस तरह से टाइटल दिया गया है। सेकंड जो है ना फाउंडर हैं उमैया डायनेस्टी के। पहले फाउंडर हजरत मुआविया को कहा जाता है और सेकंड फाउंडर अब्दुल मालिक बिन मरवान को कहा जाता है। और इन्होंने जो मस्जिद अक्सा है ना वो भी इन्होंने बनवाई है। जो आज के टाइम पे मस्जिद अक्सा आप देखते हैं ना वो भी इन्हीं के दौर में बनाई गई है। आगे है खलीलुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम का टाइटल है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रुकन आजम ऑफ हज? रुकन आजम जो हज का है वो वकूफ़ अराफात है जो 9 हज को एक अरफा के मैदान माउंट पे पहाड़ पे पहाड़ की एक पहाड़ में एक मैदान है वहाँ पे रात गुजारी जाती है, उसे कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? वाइटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प आउट करता है। ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन इज फाउंडेड बाय एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने इसको इसका आगाज किया था ट्रीटमेंट थ्रू वैक्सीनेशन। तो इसका आंसर है बी। फिर देखें विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ बनास्पति घी? हाइड्रोजन यूज होती है बनास्पति घी। ऑयल में से जब हाइड्रोजन गुजारते हैं ना तो बनास्पति घी बनता है और साथ में कैटलिस्ट भी यूज होता है, मेरे ख्याल निकल होता है शायद। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड? अपेंडिक्स एक ना ऑर्गन है हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो रही होती वहाँ पे एक ये छोटा सा ऑर्गन है। एक ऐसा ऑर्गन है जो आज के दौर पे इस्तेमाल नहीं होता। एक साइंटिस्ट का ख्याल है कि पुराने ज़माने में ये इस्तेमाल होता था कहीं ना कहीं। और इसी में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो अपेंडिक्स एक बीमारी समझने वो हो जाती है और फिर इसे रिमूव करना पड़ता है। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर? हेडर एंड फुटर अगर आपने इंसर्ट करना तो इंसर्ट मेन्यू में से ही करेंगे। यूआरएल किसकी एब्रिवेशन है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर की है। विच इज़ द व्यू ऑफ पावर पॉइंट इन विच यू कैन वॉच ऑल स्लाइड्स एट वंस? सारी स्लाइड्स एक ही दफ़ा देंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू खोलेंगे। विच इज़ द शॉर्ट की टू मूव वन पेज अप? अगर आपने एक स्क्रीन अप जाना है तो सिर्फ आप पेज अप वाला बटन दबाएंगे। अगर आपने पूरा एक पेज अप जाना है, स्क्रीन अप और पेज अप जाने में फ़र्क होता है। अगर आपने पूरा एक पेज अप जाना है तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस पेज अप दबाएंगे। तो बी वाला जो है ना 13 वाली का आंसर है बी। शॉर्ट शॉर्ट की टू डिलीट वन वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर? अगर पूरा एक वर्ड आपने डिलीट करना है लेफ्ट साइड के कर्सर के लेफ्ट साइड से, वैसे तो आपको पता है बैक स्पेस दबाएं तो लेफ्ट साइड से एक जो है लेटर हो जाता है डिलीट, लेकिन आपने अगर पूरा वर्ड डिलीट करना है तो आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो वो पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा लेफ्ट साइड से। राइट साइड से डिलीट वाला बटन करते हैं यूज़ अगर राइट साइड से कुछ डिलीट करना हो, और लेफ्ट साइड पे कुछ डिलीट करना हो तो बैक स्पेस। शॉर्ट की टू डिलीट वन, अच्छा ये हो गया। विच शॉर्ट की इज यूज टू रिमूव करेक्टर फॉर्मेटिंग? करेक्टर फॉर्मेटिंग है कोई भी किसी भी किस्म का उस पर फॉर्मेट लगा है, कुछ भी आपने चेंजेस किए उसको आप रिमूव करने के लिए कौन सी की यूज करेंगे? उसके लिए आप यूज करेंगे
कंट्रोल प्लस स्पेस बार वाली की जो है ना, ये आप यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पे कोई भी किस्म की फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाएगी। इन ईमेल विच वर्ड इज यूज फॉर फाइल्स, फाइल्स के लिए अटैचमेंट का वर्ड यूज होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा जो है ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन्होंने डी लगाया हुआ है। अच्छा ये मुझे सी लगा है। एओ ह्यूमे इज क्रेडिटेड टू हैव फाउंडेड, एओ ह्यूमे जो थे ये इन्होंने बॉम्बे में जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आगाज किया था 1885 में। इन्होंने और साथ में दादा भाई नौरोजी थे, और ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, बर्ड्स की पढ़ाई करते थे, साथ में पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी थे। तो इन्होंने ये कब बनाई है ये कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनाई है। जो हमारी मुस्लिम लीग है वो 30 दिसंबर 1906 में बनी है। बहुत ज़्यादा इनके दरमियान डिफरेंस है ना दोनों पार्टीज के बनने के दरमियान। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर। अंजुमन हमायत इस्लाम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। जो ब्रिटिशर्स थे वो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे, तो उसके खिलाफ और इस्लाम को प्रमोट करने के लिए ये अंजुमन हमायत इस्लाम बनाई गई थी। ये बाखान मस्जिद मोची गेट के पास ये बनाई गई थी 1884 में, कांग्रेस बनने से एक साल पहले, ठीक है। और इसका जो आइडिया है वो किसने दिया था, मुंशी चिरागदीन ने दिया था। और बनाया किसने है, काजी हमीदुद्दीन, सॉरी खलीफा हमीदुद्दीन ने बनाया है। वाला आंसर है 19 वाले का, ठीक है। उससे आगे है वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वाज स्टार्टेड फ्रॉम मीरत इज नाउन एज, म्यूटिनी कहते हैं उसको, जो स्वीयर किस्म का रिबिलियन होता है ना उसे म्यूटिनी कहते हैं। रिबिलियन मतलब मुखालफत। अच्छा हु इज द करंट चेयरमैन एफपीआर, इस टाइम जो चेयरमैन एफपीआर हैं वो राशिद महमूद लंगरियाल हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नो परमानेंट रिवर, सऊदी अरेबिया के पास कोई परमानेंट रिवर नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मिलिट्री अलायंस, नेटो एक मिलिट्री अलायंस है। नेटो का आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में बनी थी, 32 इसके मेंबर कंट्रीज हैं, अप्रैल 1949 में बनी है। और आजकल इसको ख़त्म होने की बातें भी चल रही हैं क्योंकि अमेरिका का साथ नहीं दिया बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने ईरान वॉर में, तो ऐसे। अच्छा ये देखिए ANZU जो है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये भी एक इनका अलायंस है, ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। और AU क्या अफ्रीकन यूनियन है, ये सारे यूनियन है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, सिर्फ नेटो मिलिट्री अलायंस है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, INGO है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये पीटर बेनेंसन ने बनाई थी 1961 में, आई थिंक बनाई है ये, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। पीटर बेनेंसन की है, जी जी 1961 में लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। इन ये इन्वेस्टिगेट करती है, एक्सपोज करती है ह्यूमन राइट्स को एब्यूज करने वाली अम, और इंडिविजुअल्स को और अदारों को ये इन्वेस्टिगेट भी करती है और एक्सपोज भी करती है और इसको रोकती भी है, ठीक है। अच्छा उससे आगे है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ, इनमें से ILO जो है ना ये नॉन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, इसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है परमानेंट ना। ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1919 में बनी थी। ये यूनाइटेड नेशन बनने से पहले की है, लेकिन ये ना बाद में इसको इसका पार्ट बना दिया गया। एशिया वॉच डील विद, एशिया वॉच जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के साथ डील करता है। एशिया वॉच पहले ये ना इसका पार्ट, इस टाइम तो एशिया वॉच वॉच जो है ना वो ह्यूमन राइट वॉच का पार्ट बन गया जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। लेकिन एशिया वॉच से पहले इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें ना तो हेलसिंकी अकॉर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है वो ना थोड़ा सा उसके अंदर आ गया है PDF फाइल बनाते हुए। हेलसिंकी अकॉर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये ना US कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने किए थे। हेलसिंकी अकॉर्ड क्यों किए थे,
एक कोल्ड वार का इवेंट था फॉर रिड्यूसिंग द टेंशन। इट रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट वर्ल्ड वार टू जो बॉर्डर थे ना वो इन्होंने रिकॉग्नाइज किए, और पॉइंटेड कॉप सॉरी प्रमोटेड कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। तो हेलसिंकी अकॉर्ड्स किस काम के लिए बने थे? जो वर्ल्ड वार टू के बाद यूरोपियन बॉर्डर्स थे ना उनको डिफाइन करने के लिए हुए थे ये अकॉर्ड। और इसी के अंदर हेलसिंकी वॉच इन्होंने बनाया था, एक इदारा। उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि वो चेक करे कि क्या सोवियत यूनियन जो है वो कंप्लायंस कर रहा है हेलसिंकी अकॉर्ड्स के साथ, वो जो उसमें तय हुआ था उसे उसके साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये 1975 में हेलसिंकी अकॉर्ड्स हुए। ठीक है, तो हेलसिंकी वॉच कब बना? 1978 में। वही हेलसिंकी वॉच बाद में एशियन वॉच बन गया, और बाद में वो ये पार्ट बन गया ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट वॉच का। ठीक है, अच्छा उससे आगे है यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 डिड नॉट इंश्योर। ये आर्म्ड स्ट्रगल को इंश्योर नहीं करते, बाकी सारी चीज़ों को इंश्योर करते हैं। फिर देखें रोटरडैम कहाँ का सी पोर्ट है? ये नीदरलैंड्स का है। फिर आगे हो ची मिन इज द सिटी ऑफ वियतनाम, इसका ओल्ड नेम था साइगोन। बाद में ये एक लीडर के नाम पे इससे ना हो ची मिन कहना शुरू कर दिया इन्होंने। अभी देखें हो ची मिन कौन थे? ये वियतनाम इज रेवोल्यूशनरी लीडर थे। वियतनाम इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनियल रूल एंड लेटर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द वियतनाम। ठीक है, फिर देखें ये मतलब इन्होंने काफ़ी काम किया। फ्रेंच जो थे, आपको पता है फ्रांस की कॉलोनी थी वियतनाम, तो उसके खिलाफ भी काम किया। फिर बाद में ये क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स की जब जंग हो रही थी, वियतनाम वार जो 1955 से 75 तक चलती रही है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये अब देखिए 1955 से 75 तक चलती रही है ये वॉर। और ये किन के दरमियान थी? ये ना वैसे तो तीन कंट्रीज में ये लड़ी जा रही थी, मतलब बैटल ग्राउंड तीन कंट्रीज थे, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। लेकिन ये लड़ कौन रहा था? एक तरफ था नॉर्थ वियतनाम, और उसके साथ जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री है ना, चाइना, यूएसएसआर, ये सारे नॉर्थ के साथ है। जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ हुआ ना, और साउथ कोरिया, ऐसे ही इनके साथ है। और जो साउथ वियतनाम था उसके साथ यूएसए था, उधर 7 कैपिटलिस्ट थे, बाकी सारे कैपिटलिस्ट भी इसके साथ थे। ठीक है, और साथ में क्या है कि डायरेक्ट यूएसए मिलिट्री भी इसके इसके अंदर इन्वॉल्व हुई वियतनाम वॉर में। ये 1965 में आई है ये यूएस मिलिट्री साउथ वियतनाम की हेल्प करने के लिए ना, और 73 तक ये वहाँ रही है। मतलब कुछ अर्सा यूएसए की डायरेक्ट मिलिट्री भी इसमें शामिल हुई है। इसलिए ये वॉर जो है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको बाद में अब जो है साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम इकट्ठे हो गए, अब सिर्फ एक ही वियतनाम है। तो उससे आगे है, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है यूनिफाइंग द कंट्री कंट्री अंडर द कम्युनिस्ट रूल आफ्टर द फॉल ऑफ द साइगोन इन 1975। तो इन्होंने ये जो बंदा हु ची मिन है ना, ये जो नॉर्थ वियतनाम है ना उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ऐसे इन्होंने सर्व किया। और बाद में इन्होंने ही कम्युनिस्ट रूल के अंडर वियतनाम को यूनिफाई कर दिया, और साइगोन को फॉल करने के बाद इसका नाम रख दिया हो ची मिन। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को इज फेमस फॉर, ये किस काम की? ये गोल्डन गेट इसे कहते हैं, क्योंकि ये ना वो स्ट्रेट जो है ना वो इसका पार्ट है जहाँ से पैसिफिक ओशन की तरफ रास्ता है। विच लेक इज द बिगेस्ट लेक ऑफ फ्लोरिडा यूएसए? ओ ओकीचोबी, ये ना बिगेस्ट लेक है फ्लोरिडा की। अजीब सा नाम है ओकीचोबी, पर आपने याद कर लेना है। फिर आगे है फैटफ जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। फैटफ जो है पाकिस्तान भी इसमें रह चुका है। फैट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ना ये 1989 में बनी है। और क्यों बनी है? मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बनी है, कि मनी लॉन्ड्रिंग। अभी देखिए 1989 भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर है ना। इसमें क्या हुआ कि एक तो वो जो है यूएसएसआर वो यहाँ से जा रहा है अफगानिस्तान से, और साथ में क्या हो रहा है कि ये जो है फैटफ बनी है उसी ईयर में। फैटफ है क्या? ये ना मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बनी थी। और बाद में जब 2001 में 9/11 का इंसिडेंट हुआ, फिर इसमें ये टेररिज्म फाइनेंसिंग का चेक एंड बैलेंस भी इसी को दे दिया गया कि ये चेक करे कि कौन सा कोई कंट्री टेररिज्म को फाइनेंस तो नहीं कर रहा। तो इस वजह से
इसका जो सेक्रेटरीट है वो पेरिस में है, फ्रांस में है, और इस टाइम पे इसकी जो प्रेसिडेंट है वो एलिसा मड्राजो हैं, जो कि मेक्सिको की हैं। 2026 में ये इसकी प्रेसिडेंट है। इसकी दो लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट में ना जो हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन है ना, जो बड़े ही हाई रिस्क एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, वो आते हैं। ब्लैक लिस्ट में ना जिनके पास स्फीयर डेफिशिएंसी है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है टेररिज्म फाइनेंसिंग पे, मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो इन पे बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के सैंक्शंस लग जाते हैं। साथ में क्या होता है कि इनकी रेपुटेशन को डैमेज हो जाता है, इनको इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, तो ये सारा इसको मसला होता है। फिर एक ग्रे लिस्ट है जो जो वर्किंग कर रही होती है ना टू फिक्स द फ्लॉज, उससे कहते हैं ग्रे लिस्ट। जैसे पाकिस्तान 2018 में ना ग्रे लिस्ट में ऐड हो गया था। हम ना 2018 में हम ग्रे लिस्ट में थे फैटफ की, और 2023 में हम निकल गए हैं क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क की कमी थी, डेफिशिएंसीज थी हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म जो फ्रेम फाइनेंसिंग है उसके फ्रेमवर्क की जो डेफिशिएंसी थी हमारे पास। तो इस वजह से ये हम 2018 में ग्रे लिस्ट में चले गए थे, 2023 में हमें निकाल दिया गया है ग्रे लिस्ट से। ठीक है, आ गया रॉबर्ट मुगाबे वाज प्रेसिडेंट ऑफ, ये जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे। हु मेड मोस्ट ऑफ द रन्स इन वन इनिंग्स इन द टेस्ट मैच। ब्रायन लारा जो थे ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, इनका रिकॉर्ड आज तक नहीं कोई भी तोड़ सका, ये सबसे ज्यादा रन है इनका वन इनिंग्स में। ठीक है, फिर है नेम द सिंगर हु सैंग फॉर पीएसएल 2026, हम करेंगे 2019 का तो नहीं करेंगे। 2026 में जो पीएसएल का सॉन्ग आया है वो है खेलेंगे बीट पे। ये किन्होंने बनाया है? आतिफ असलम, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने इसको बनाया है। विच टीम इसको सिंग किया है? विच टीम स्टैंड्स वाइपर इन T20 2026? आपको पता है T20 2026 में इंडिया जीता है, न्यूजीलैंड को डिफीट किया और इंडिया जीत गया। फिर है विच टीम वॉन ओडीआई वर्ल्ड कप इन 2023? ऑस्ट्रेलिया विन किया था ओडीआई वर्ल्ड कप ना, इंडिया से जीता था इंडिया में ही। आगे ओलंपिक्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन, ओलंपिक्स कहाँ पे शेड्यूल हुए हैं? 2026 के हम करेंगे। ये ओलंपिक्स हो चुके हैं, मिलान इटली में हो चुके हैं, विंटर ओलंपिक्स 2026। हु इज नाउन एज माराडोना ऑफ हॉकी? मैराडोना ना एक अर्जेंटीना के सौसर प्लेयर थे, तो इन्हीं के बड़े फेमस हो गए, तो इन्हीं के नाम पे कहा जाता है हॉकी के मैराडोना। ये तो सौसर के है ना बेस्ट प्लेयर मैराडोना। और हॉकी के मैराडोना कौन है? वो हैं शहबाज सीनियर, जिन्हें शहबाज अहमद भी कहते हैं। द फर्स्ट जनरल पोल हेल्ड इन कश्मीर इन, कश्मीर में जो पहला जनरल पोल हुआ है वो 1951 में हुआ है। प्रोविंशियल इलेक्शन जो इसके अलावा पाकिस्तान में भी हुए हैं, पंजाब में और के NWFP में या KPK में हुए हैं, उस टाइम इसको NWFP कहते थे। तो इन दोनों में जो हुए हैं वो 1951 में ही हुए हैं। सिंध में 1952 में हुए हैं। फिर कौन सा एक बच गया था, बंगाल, वेस्ट बंगाल में 1954 में हुए हैं मेरा ख्याल। सिंध में 1953 में हुए हैं और वेस्ट बंगाल में 1954 में हुए हैं। तो इस तरह से ये इलेक्शन हुए हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन ही पहले होते थे। आपको पता है पाकिस्तान का जो जनरल इलेक्शन है वो तो जाके 1970 में हुआ है, उसके उससे पहले यही प्रोविंसेस में ही इलेक्शन हुए हैं। और यहीं से पहले अवाम डायरेक्टली नहीं करती थी इलेक्ट, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को ना अवाम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती थी। प्रोविंशियल असेंबलीज में बस इलेक्ट होते थे मेंबर, फिर वो अपने दरमियान में से नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे, और इस तरह से पार्लियामेंट बनती थी। उसके बाद अयूब खान का जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम है 1960 से 65 तक चला है, उसके अंदर तो अवाम जो है ना वो डायरेक्टली क्या करती थी, वो और तरह का जरा सिस्टम था उसके, वो एक कंट्रोवर्शियल सिस्टम था उसके, उसी के थ्रू अयूब खान और फातिमा जना के दरमियान ना हुआ है प्रॉब्लम ना। कहा जाता है कि फातिमा जना जीती थी इलेक्शन और अयूब खान ने वो हाईजैक कर लिया था इलेक्शन। अच्छा, तो उसमें उसमें क्या होता था कि उसमें ना जो बेसिक जो मेंबर्स थे ना, मतलब आम आवाम जो थी ना, वो बेसिक डेमोक्रेट्स को सिलेक्ट करती थी।
यूनियन काउंसिल में, अपने में यूनियन काउंसिल में बेसिक डेमोक्रेटिक बंदा मतलब एक ओहदा था, उस पर किसी इंसान को सिलेक्ट करती थी। कोई 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स होते थे और वो फिर जाके प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते थे। तो इसका ये एक कंट्रोवर्शियल सिस्टम ही रहा। अच्छा खैर आगे चलते हैं। फिर व्हेन ऑल पार्टीज हुरियत कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन कश्मीर, ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस ना अप्रैल 1993 में बनी है, ऑल पार्टीज टुगेदर फॉर कश्मीर कॉज। ठीक है, ये सारी पार्टीज ने मिलकर कश्मीर कॉज के लिए इकट्ठी हो गई, तो इसे कहते हैं ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस। कश्मीर सॉलिडारिटी डे 5 फेब को मनाते हैं और 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन इंडिया ने कश्मीर पे 1947 में हमला करके इसे कब्जे में कर लिया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान? हिंगोल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है बलोचिस्तान का, ग्वादर में है ये। आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक मिनट ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। 58(2)(b सेज प्रेसिडेंट कैन, एक मिनट मैं आपको यहाँ से, president can dissolve assembly if not working according to the कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये आगे आएगा जो बेनजीर को उन्होंने किया था ना बार बार, और वो जो एक 58(2)(b की शिक थी कानून के अंदर, तो उसके थ्रू प्रेसिडेंट जो होता था ना, वो प्रेसिडेंट साहब जो थे वो कर देते थे, पीएम को निकाल देते, दस्तबरदार कर देते थे, असम्बलियाँ तोड़ देते थे। तो वो क्या करते थे, कैबिनेट को भी ख़त्म कर सकते थे और पीएम को भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये 1985 में ये ऐड हुई है 8वीं तरमीम के दौरान ना, ये वाला जो आर्टिकल है 58(2)(b, और इसको 18th अमेंडमेंट जो 2010 में हुई है उसमें इसे रिमूव कर दिया गया। इसके इसके जैसा एक एमसीक्यू भी आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड इन, ये ना 1954 में डिसॉल्व हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही 1956 में है, तो असेंबली कैसे 1954 में डिसॉल्व हो सकती है? वो कैसे हुई थी, ये जो पिछला कानूनी चल रहा था ना, इंडियन एक्ट 1935 में, उसी के थ्रू ये असेंबली जो है ना ये डिसॉल्व हुई है 1954 में। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसको डिसॉल्व किया था। ग्वादर वाज परचेज फ्रॉम ओमान इन, फिरोज खान नून ने 1958 में ओमान से इसे परचेज किया। हु वाज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ मुस्लिम डेमोक्रेटिक कंट्री? वो थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, 1988 में आई हैं। फिर इनको 1990 में गुलाम इसहाक खान ने वही 58(2)(b इस्तेमाल, जिसका मैं आपको पहले जिक्र कर रही थी ना, उसी को इस्तेमाल करके इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी है। फिर ये 1993 में दोबारा आई हैं, फिर इनको 96 में ख़त्म कर दिया कि इन्होंने फारूक खान लगारी जो थे, ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन जनवरी 1966 ताशकंद एग्रीमेंट हुआ कंक्लूडेड बिटवीन अयूब खान एंड इंडियन पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जनवरी 1966 में हुआ है, 65 की जो जंग है ना उसको कंक्लूड करने के लिए। क्रेमलिन पैलेस कहाँ पे है? मॉस्को में है। ये बहुत बड़ा एक पैलेस है, इसमें कुछ 700 कमरे हैं। यहाँ पे जितनी भी है ना उनके ऑफिशियल इवेंट्स वो होते हैं। सेंट पीटरबर्ग इज लोकेटेड इन, ये रशिया का एक शहर है। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी, आपको पता है आजकल तो बड़ी फेमस हुई पड़ी है ये, इसराइल की है। इन दिसंबर 1979 सोवियत यूनियन इन्वेडेड, सोवियत यूनियन को ने इन्वेड किसको किया था? अफगानिस्तान को किया था, और जेनेवा कोड हुए 1988 में। फिर इन्होंने यहाँ से विदड्रॉ करना शुरू कर दिया जब इनको शिकस्त हो गई, तो 88 में विदड्रॉ करना शुरू किया है, 1989 में टोटल विदड्रॉ इनका हुआ है। ठीक है, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली, इज लोकेटेड बिसाइड द रिवर, टाइबर रिवर के साथ में ये है। विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड? जिनपिंग डैम इस टाइम हाईएस्ट डैम है। इसके अलावा जो रोगन डैम है ना, जो ताजिकिस्तान में बन रहा है, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ताजिकिस्तान में, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वरना ये हाईएस्ट डैम होगा जब बन जाएगा। तो इस टाइम जिनपिंग है चाइना का डैम। थोड़ा सा डैम्स को देख लेते हैं। तो एक थ्री गोर्जियस डैम है जो कि लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम है दुनिया का। फिर तरबेला डैम है जो लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम है। और फिर जिनपिंग डैम है, हाईएस्ट डैम वर्ल्ड में है। ठीक है, तो इतने की कर लेते हैं, बहुत है। एक ये वाला कर लेते हैं 16 वाला पॉइंट, कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स वो ना चाइना है। ठीक है, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे? इंडिया में है ये, गुजरात इंडिया में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर स्टेट ऑफ पाक बैंक ऑफ
स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो जाहिद हुसैन थे और इस टाइम जमील अहमद है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान, ये लोलॉयड कैनाल से इन्होंने कह तो दिया लेकिन ये नारा कैनाल इसका नाम है। ये लोलॉयड कैनाल से इसलिए की जा रहे हैं क्योंकि ये ना इस बिराज सखर बिराज या लोलॉयड बिराज इसको कहते हैं, यहाँ से निकलती है, सिंध में है ये कैनाल। ठीक है, सॉरी। उससे आगे आप देखें, उससे आगे है अफगानिस्तान, कोस्ट लाइन कितनी है, 0 है, लैंड लॉक कंट्री है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले भी बताया, अप्रैल 1949 में बनी है वाशिंगटन डीसी में, और 32 मेंबर्स हैं इसके इस टाइम पे। पिक द करेक्ट वर्ड, इसमें डिस्क्रिप्शन भी सही लिखा है, अप्रीहेंशन भी सही लिखा है, इनडिस्क्राइबेबल भी सही लिखा है, तो सारे सही हैं। एज पार टू द कैट हूफ इज टू द हॉर्स, जो कैट का पंजा उसे पा कहते हैं और हॉर्स के को हूफ कहते हैं। यूएसए सोल्ड अपाची हेलीकॉप्टर टू, ये ना इंडिया को एक हेलीकॉप्टर सोल्ड किया था इन्होंने, अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। शेडो कैबिनेट जो है ये कहाँ की है, ये किसी की क्या होती है, ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स होते हैं जो कि ऑपोजिशन में होते हैं। ऑपोजिशन एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स बनाती है हुकूमत पे तनकीद करने के लिए, उसे कहते हैं शेडो कैबिनेट। एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट इज, प्रोहिबिट का एंटोनिम है परमिट, अलाउ, ग्रांट, सारे ही हैं इसके। अली मस्जिद फोर्ट इज सिचुएटेड नियर, ये जमरूद केपीके में है और ये खैबर पास के पास है। अभी ये क्यों अहम है, ये अली मस्जिद फोर्ट, ये किला क्यों अहम है, क्योंकि यहाँ पे ना अफगानिस्तान और ब्रिटिशर की जंगें होती रही हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल preposition, ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, ओवर टी भी हो सकता था क्योंकि ओवर है नहीं तो टू टी लगेगा। नीमोग्राम इज द आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन, ये ना एक बुद्धिस्ट स्तूपा है, वो जो स्टेज से बनाते थे ना स्तूपा बुद्धिज्म के, वो है। ये कहाँ पे है, ये केपीके में है और ये सवात वैली में है, बाजोड़ एजेंसी के पास, और ये गंधारा सिविलाइजेशन का एक अहम मोनूमेंट है। फिर आप देखिए कंप्लीट द प्रोवर्ब, लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका मतलब है कि अवॉइड ओल्ड इश्यूज टू स्टिरिंग अप दैट आर करंटली पीसफुल, कि पुराने मसले जो अब पीसफुल हो चुके हैं उसे दोबारा से नहीं छेड़ना। फिर देखिए मार्क द इंडायरेक्ट, ही सेड व्हाई आई वाज सो लेजी टुडे, ही आस्क्ड हिमसेल्फ आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी नहीं ऐसे शुरू हो रहा तो इसलिए नन ऑफ अबव करेंगे। ही सेड माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, ये एक प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब जो अब आती है ना इनडायरेक्ट में तो वो वैसे की वैसे ही रहती है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ही सेड दैट माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। पाकिस्तान डिड एटॉमिक एक्सपीरियंस लिखे, एक्सपेरिमेंट लिखना था। 28 मई को 1998 को इन्होंने ये 5 एटमी धमाके चागी 1 जिसे कहते हैं वो किए थे, और 30 मई को एक और इन्होंने कर दिया क्योंकि वो इंडिया के बराबर हो गए थे 5, तो 30 मई को एक और कर दिया चागी 2। ठीक है, आगे हाउ मेनी मेंबर्स आर ऑफ द नैम मूवमेंट, ये 120 मेंबर हैं, ये यूएनओ के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन अलाइंड मूवमेंट ये कोल्ड वार के दौरान बनी थी, और इसमें जितने भी मेंबर हैं वो किसी के साथ नहीं थे, ना यूएसएसआर के साथ थे ना यूएसए के साथ थे। पाकिस्तान पहले यूएसए के साथ रहा है और 1979 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन कर लिया जब हमने सेंटो छोड़ी है। ठीक है, सीटो सेंटो होती थी ना वो हमने ज्वाइन की थी, बाद में हमने छोड़ दी, तो ये सेंटो छोड़ने के बाद इसे ज्वाइन कर लिया। ये 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन भी आ गया था। ठीक है, उसके बाद तालिबान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1994 फ्रॉम द सिटी ऑफ अफगानिस्तान, कंधार से स्टार्ट हुई थी ये 1994 में, और 1996 में इन्होंने कब्जा कर लिया था किस पे, ये मुल्ला उमर जो है इन्होंने स्टार्ट की थी, इन्होंने कब्जा कर लिया फिर काबुल पे 1996 में, और इन्होंने इसको बना दिया इस्लामिक एमायरेट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद विच सिटीज ऑफ ईरान एंड पाकिस्तान आर लिंक्ड थ्रू रेलवे लाइन, क्वेटा और जहीदान। जहीदान जो है ना ये सीस्तान का एक इलाका है, ईरानियन सूबा है सीस्तान जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, तो ये ताफ्तान बॉर्डर भी यहीं पे है। ठीक है, द सन शाइन्स ऑन द इक्वेटर वर्टिकली ट्वाइस अ ईयर, 2 दफा शाइन करता है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है इनकी पब्लिश कब हुई है, ये 1993 में मेरा ख्याल हुई है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने, क्रॉस चेक कर लूँ मैं। 75 वाले का है सी, हाँ 1994 में हुई है, सॉरी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 1994 में पब्लिश हुई है। हु वाज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव
to have received the Nobel Prize. रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। गीतांजलि पोइम लिखी थी, पोइम्स की बुक लिखी थी उन्होंने ना। तो ये पहले नॉन यूरोपियन हैं और एशियन भी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिटन बाय हजरत अली हजवेरी। हजरत अली हजवेरी ने लिखी थी कशफुल मजूब, ठीक है, दाता गंज बख्श हजवेरी, ठीक है। फिर है टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, ये ना मैसूर के रूलर थे। इनके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बस यहाँ पे मैं स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, टीपू सुल्तान जो थे ना ये फतेह अली इनका सही नाम था। और ये हैदर अली, सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। ये मैसूर के हुक्मरान थे ना। यहाँ पे वॉर्स होती रही हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स, जो 4 वॉर्स हुई हैं। एक तो इनकी हुई है 67 से 69 तक, 80 से 84, 1767 से 1769 तक पहली वॉर हुई है। फिर 1780 से 84 तक, फिर 90 से 92 तक, फिर 1799 में आखिरी वॉर हुई है। तो उसमें टीपू सुल्तान की ना शहादत हो गई थी। और ये श्रीरंगापटना में इनको दफन किया गया, और जो आज के दिन पे बनता है मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, ठीक है। अच्छा जी, चलें इससे आगे चलते हैं। एंग्लो मैसूर वॉर ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे टीपू सुल्तान से। और इवन जब इनकी डेथ हुई है तो इनकी डेड बॉडी के पास भी कोई नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और ये लड़ना शुरू कर देंगे। विच इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, ये निशान पाकिस्तान है। हु इज़ द एंजल हु गार्ड द डोर ऑफ हेल, मालिक नाम है उन फरिश्ते जो हैं उनका, जो डोर ऑफ हेल को गार्ड करते हैं। और रिजवान जो है ना ये जन्नत के फरिश्ते जो है ना, जन्नत के दरवाजे को गार्ड करते हैं, उनको कहते हैं। रंजीत सिंह यूज टू रूल पंजाब फ्रॉम लाहौर से, रंजीत सिंह ने पंजाब को रूल किया। ब्रिटिश सोल्ड पंजाब टू गुलाब सिंह, ब्रिटिश ने पंजाब तो नहीं गुलाब सिंह को सोल्ड किया था। पंजाब टू गुलाब सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर इन 18, एक मिनट मुझे कंफर्म कर जी। पूरा पंजाब तो नहीं उन्होंने सेल किया था, सिर्फ जम्मू का इलाका सिर्फ उन्होंने बेचा था राजा गुलाब सिंह को। और 1846 में बेचा था, इसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। पंजाब तो उनका ब्रेड बकेट था, वहाँ इसको नहीं उन्होंने बेचा था। अच्छा, और इस ये उन्होंने एंग्लो सिख वॉर के तहत 1845 में पहले हासिल किया, फिर बेचा है। और मेरा ख्याल 70 लाख का बेचा था। तो इस तरह से इसकी कहानी है। आगे देखिए, पीटीवी स्टार्टेड ट्रांसमिशन इन 1964 में पीटीवी ने ट्रांसमिशन स्टार्ट की है। 83 वाले का मेरा ख्याल अभी ही है जी, 1964 में स्टार्ट की है। टिक द करेक्ट पेयर, रिहर्सल परफॉर्मेंस। रिहर्सल पहले होती है, फिर परफॉर्मेंस होती है। इसी तरह एंगेजमेंट पहले होती है, फिर मैरिज होती है। तो ये बी वाला इसका आंसर होगा। दिस वर्क इज डैश इज कैपेसिटी बियॉन्ड इज कैपेसिटी। मैकमा होन लाइन जो है ये किन के दरमियान है, ये चाइना और इंडिया के दरमियान है। ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड लाइन है। ये उस टाइम के जो थे ना 1914 में, जो क्या उसे कहते हैं, सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, उनके और दूसरा जो है ना तिबेटियन रिप्रेजेंटेटिव थे ग्याटसो, इनके दरमियान में ये लाइन जो है ना ये ड्रा हुई है, मैकमा होन लाइन। लेकिन ये बाद में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है। इस पे 1962 की साइनो इंडियन वॉर या चाइना इंडिया वॉर हुई है। और पाकिस्तान ने तो 1963 में ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ वो हल कर लिए थे। इंडिया के अभी तक चल रहे हैं। वो उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया उनका है, और एक चिकन नेक पे उनका है, इनका एक एरिया उस पर भी होता है, उनका डिस्प्यूट है। मनोरजी देसाई रिसीव्ड निशान पाकिस्तान, ये इन्होंने इनको कब दिया गया, 1990 में मेरा ख्याल दिया गया है। ये पीएम थे इंडिया के। तो हाँ जी, 1990 में दिया गया। फॉर हिज एफर्ट्स टू रिड्यूस ब्रिटिश बायलेटरल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए इनको दिया गया ये नाम। करतारपुर कॉरिडोर वाज सपोज टू ओपन फॉर द डैश बर्थडे ऑफ गुरु नानक, 550वीं बर्थडे थी, तो तब ये ओपन करना
करने का सोचा गया था। अनारकली इज बरीड इन, अनारकली जो है वो सेक्रेटरिएट में बरीड हैं, लाहौर सेक्रेटरिएट। फिर एस नवाज शरीफ अटेंडेड यूएस अरब इस्लामिक समिट 2017 इन रियाद। वैसे तो ये इस तरह का एमसीक्यूज नहीं आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर का एक किस्म का एमसीक्यूज है। अच्छा आगे है, अव्वल खवेश बाद दरवेश किसका इसका मतलब क्या है? चैरिटी बिगिंस एट होम, कि पहले घर वालों की का ख्याल रखना चाहिए फिर बाहर वालों का। नीचे एक रह गया, फरहिंद इकबाल का मुसन्नफ कौन है? ये जो फरहिंद इकबाल ने, ये नामा इकबाल की शायरी की जो मुश्किल अल्फाज है उनकी इस्तलाह की गई थी एक बुक में, ये नसीम हजरत नसीम अमरोही ने लिखी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ दफन है? लाहौर में दफन है। दर्ज झैल में से दर्ज दुरुस्त जुमले पर निशान लगाइए। नन्ना रोते रोते सो गया। नामा इकबाल की नज़म खिज़र खिज़र राह किस किताब में से है? ये दरिया दरिया किनारे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात पे ये लिखी गई है। ये बांगे दरा का हिस्सा है। आप पे से बाहर होना मुहावरा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत गुस्से में आना। ऑल एंड सन्ड्राई का क्या मतलब है? छोटे बड़े सभी। गजल का वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता। उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे? नज़ीर अहमद थे। नज़म की वो सन्फ जिसके हर शेर हम काफिया हम रदीफ हो और हर शेर काफिया और रदीफ के लिहाज से जुदा गाना हो, उसे कहते हैं मसनवा। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मसनवा। ये दोनों जो हर शेर जो है वो हम काफिया हम रदीफ है, लेकिन एक शेर का काफिया और रदीफ दूसरे के साथ मैच नहीं करता, इसे कहेंगे मसनफा। और जो मुसद्दस होती है उसमें 6 मिसरे होते हैं, एक जैसे ना, 4 एक जैसे होते हैं और 2 अलग होते हैं, इसे मुसद्दस कहते हैं। ठीक है, आज का पेपर हुआ ख़त्म। ये आप एंड पे आंसर्स देख सकते हैं। ये अगली पूरे आंसर्स आपको मैंने दिखा दिए। अब हम करते हैं इसे एंड।